नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। जो वीर सावरकर के विषय में जो विवाद खड़ा किया गया है और उसमें ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं वस्तुतः वो हमारे भारतीय समाज की विखंडनकारी ताकतें हैं। ये भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम अच्छी तरह से समझ ले तो वो अपने अपने हिसाब से उसको विवाद में डाल करके अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करके और उसमें से उसका शोषण, दोहन या दुरुपयोग या फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब उहापोह के बीच में ये भारतीय अवाम ताकत दल का कर्तव्य हो जाता है कि वस्तु स्थिति से अपनी भारतीय अवाम को अवगत कराया जाए। तो यहाँ तक तो ठीक है कि वो 1919 में वीर सावरकर जो है वो जेलों में बंद हो गए। यह भी सत्य है कि बाद में वो हिंदू महासभा के से जुड़ गए और उसके अध्यक्ष बने। उन्होंने 1909 से लेकर के 1913 तक जो है कम से कम 5 या 6 क्षमा याचिकाएं ब्रिटिश सरकार से मांगी थी। और यह भी उतना ही सत्य है कि जब ये मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में भारत आ गए थे तो उनकी सलाह पर 1919 और 1920 में ये क्षमा याचना मांगे थे। ये सारी चीज़ें सत्य हैं, इसमें यानी कोई दो राय नहीं। क्षमा याचना मांगना जैसा कि उनके समर्थक वीर सावरकर के समर्थक ये कह रहे थे कि क्षमा याचना उन्होंने ये इसलिए मांगी थी कि इसलिए और जो काला पानी या अंडमान निकोबार की जेलों में जो निर्मम यातनाएं हैं जेल के अंदर तो ये सहना उतना आसान नहीं है। ये जो गद्दार फैमिली है मैंने जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी का उसका एक भी सदस्य जो है काला पानी की सजा वो काटा नहीं है। और जेल में भी ये जो गद्दार रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इनको जो है सारी सुख सुविधाओं वाला चूंकि ये अंग्रेजों के दामाद भी थे, कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो अंग्रेजों ये तो दिखावे के लिए जो है वो आज़ादी की लड़ाई कुछ नहीं। जैसा कि भारतीय अवाम ताकत दल ने बताया है कि ये शुद्ध रूप से जो है वो अंग्रेजी सरकार के दलाल थे और वीर थे ये। और
और वो दम भरते थे, मुखौटा पहने थे और जो है वो इस तरह से करते थे कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जेलों में भी अंग्रेज़ों के ही जो है अंग्रेज़ों के द्वारा ही उनके इशारे पर जो है सारी सुविधाएं वाला जो है वो जगह इनको मिलती थी। तो इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता कि जो है वो वीर सावरकर ने जो यातनाएं झेली हैं, वो कालकोठरी वाली जो है सेलुलर जेल अंडमान निकोबार जैसे, उस पर वो टिप्पणी करें। ये खुद ही गद्दार हैं देश के। तो उनके समर्थक, वीर सावरकर के समर्थक ये कहते हैं कि वीर सावरकर का ये मानना था कि यदि वो जेलों में ही रह गए तो आज़ादी की लड़ाई जेल से जो है वो जेल से संभव नहीं है, तो जेल से निकलना जरूरी है। ऐसा मान करके जो है वो क्षमा याचना यानी मांगना जो है वो आज़ादी की लड़ाई का एक हिस्सा थी। तो इससे भी असहमत नहीं हुआ जा सकता। ये भी वो एक रणनीति का हिस्सा है कि भाई कि लोगों को जगाना, लोगों को समझाना, लोगों के संपर्क में आने के लिए जेल से बाहर आना जो है वो जरूरी है। तो ये गद्दार जो ये कुनबा है जेएनपीसी का और मोहनदास करमचंद गांधी के समर्थकों का, उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता उसको। और उसकी गद्दारी भी जरा ये अपना देश, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय हम जान ले। 1915 के आने के पहले ये जो मोहनदास करमचंद गांधी था, 1915 के आने के पहले द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1914 से प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1919 तक चला था, 1918 तक मान लीजिए। तो यानी हमारे दुश्मन अंग्रेजी सरकार की सहायता के लिए इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने अंग्रेजी सेना में भारतीयों को भर्ती करवाया। यह भी देश जान ले। मैं फिर से कह दे रहा हूं कि ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी अपने दुश्मन अंग्रेजी सरकार की सहायता के लिए प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को वो अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाया, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। और ये बात तो जो लुटियन पत्रकार हैं और भी उसके जो माने जेएनपीसी के सिपा सालार किस्म के बौद्धिक वर्ग है, ये भी कबूलते हैं। और तथ्य, और उसने एक घोषणा की थी सार्वजनिक 1915 में आने के पहले चूंकि जिसमें ये भारतीयों को अंग्रेजी सेना में अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रथम विश्व युद्ध में सहायता के लिए जो भारतीयों को भर्ती करवा रहा था ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, तो वो ये सार्वजनिक रूप से घोषणा किया था कि भारत के नवयुवकों को अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी अंग्रेजी सरकार से मोहब्बत करता हूं। क्या तर्क दिया कि मैं भी अंग्रेजी सरकार से मोहब्बत करता हूं, इसलिए भारत के नव युवकों को अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी दिखानी चाहिए। ये उसने सार्वजनिक रूप से कहा हुआ है। इसको ये गद्दार जेएनपीसी और जेएनपीसी के सिपा सालार इतिहासकार, जेएनपीसी के मैंने गद्दार किस्म के जो है उसके मैंने जो चाटुकार इतिहासकार और ये उसके यानी बौद्धिक वर्ग और ये पत्रकारों के विषय में मैंने बताया है कि ये जो है सबसे बड़ा गद्दार जो है ये आशुतोष है, जो कि पहले ये पत्रकार था, फिर आम आदमी पार्टी में गया, आम आदमी पार्टी से भगाया गया, तो फिर ये जो है कि कहीं नौकरी नहीं मिली, तो फिर ये इसने जो है एक यूट्यूब खुला हुआ है सत्य हिंदी,
और उसमें जितने भी गद्दार किस्म के पत्रकार हैं उनका गिरोह है, वो जमावड़ा है। तो उसमें एक आता रहता है वो आलोक जोशी, वो भी गद्दारी किस्म का है ये पत्रकार जो है। तो आलोक जोशी आता है और उसमें जो है वो एक अमरीश कुमार आता है, मुकेश कुमार आता है, सब अशोक वानखेड़े आता है उसमें। और कभी कभी जो है वो विनोद शर्मा भी आता है, वो जिसका वो हिंदुस्तान टाइम्स का वो पॉलिटिकल एडिटर। और पहले विनोद शर्मा जो है हिंदुस्तान टाइम्स का वो एडिटर इन चीफ था, लेकिन आजकल वो पॉलिटिकल एडिटर हो गया। और इस प्रकार के जो है वो देश के गद्दारों का जो है वो गिरोह है। और भारतीय जनता दल इसको पूरे पूरे यकीन के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहता है कि ये सब देश के बड़े खतरनाक गद्दार किस्म के, देश के भारत के गद्दार हैं ये पत्रकार। आशुतोष हुआ और ये अमरीश कुमार हुआ, मुकेश कुमार हुआ, या आलोक जोशी, अशोक वानखेड़े, बिल्कुल। तो ये पत्रकार भी कभी भी ये जो है ये भी स्वीकारते हैं, यानी वो भी इनडायरेक्टली, कि ये मोहनदास करमचंद गांधी जो हो यानी अपने भारतीय और भारतीय नवयुवकों को अंग्रेजी सेना में अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रथम विश्व युद्ध में मैंने वो भर्ती कराने के लिए इस तरह का इसने वक्तव्य दिया था। क्या वक्तव्य था उनको, क्या वक्तव्य था इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का, कि मैं अंग्रेजी सरकार से मोहब्बत करता हूं, इसलिए भारत के नवयुवकों को अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी दिखानी चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी की इस गद्दारी को पूरा देश जाना है, और पूरा देश जो है इस जेएनपीसी से सवाल कर रहा है। और सिर्फ जेएनपीसी से, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काका से सवाल न कर रहा है, इस बीजेपी से भी सवाल कर रहा है। जो बीजेपी वाले, जो आरएसएस वाले, जो मोदी जो है इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की पूजा अभी भी कर रहे हैं, उनको अभी भी भुना रहे हैं। तो ये गद्दारी उसकी बतानी जरूरी है कि ये सार्वजनिक, यानी 1915 में मैंने ये भारत की राजनीति में उतरने के पहले वह जो है भारतीय उतरने के पहले उस अंग्रेजी हुकूमत जिसके खिलाफ जो है हमारे भगत सिंह जो है वो फांसी पर चढ़ गए, जिसके खिलाफ हमारे जो है अमर शहीद राजगुरु पे फांसी पर चढ़ गए, जिसके खिलाफ हमारे अमर शहीद जो है वो सुखदेव फांसी पर चढ़ गए, और हमारे जो है अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, हमारे अमर शहीद अशफाकुल्ला, हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी वो लक्ष्मीबाई, और हमारी श्रीमती रानी चंद्रमा, हमारे अमर शहीद जो श्रीमती रानी गडिलू, इन लोगों ने कुर्बानी दी जिस दुश्मन अंग्रेज सरकार के खिलाफ, उसके प्रति ये सार्वजनिक रूप से उसकी वफादारी का इसने घोषणा किया। और वफादारी करने के लिए वफादारी करने के लिए भी और अंग्रेजी सरकार की सहायता करने के लिए भी प्रथम विश्व युद्ध में वो अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी करके देश के खिलाफ गद्दारी करने के लिए ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने भारतीय नवयुवकों को उकसाया और उनको भर्ती करवाया। तो इस तथ्य को हमारे देश के लोग जाने, तथ्य को जाने भी, जेएनपीसी को भी जाने। इन सिपाहियों से पूछें कि तुम बार बार जो चिपकता है जेएनपीसी से, क्या तुम नहीं जानता है कि उसका मोहनदास करमचंद गांधी की जो है वो इतना बड़ा गद्दार था। और बसपाइयों से भी पूछे, खैर बसपा के लोग तो गांधी को उतना महत्व नहीं वो देते हैं, लेकिन सपा के देते हैं। वो टीएमसी से भी पूछे, और इससे पूछें एनसीपी वालों से पूछे, टीडीपी वाले से पूछे, डीएमके वाले से पूछे।
तो ये है। और इस बीजेपी से भी जो पूछे, आरएसएस वाले ने पूछे, जो कि अभी भी उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को उनको पूज रहे हैं और उनको भुला रहे हैं। ये गद्दार किस्म के पत्रकार, ये आशुतोष, गद्दार किस्म का अमरीश कुमार, गद्दार किस्म का मुकेश कुमार, गद्दार जो है वो आलोक जोशी, अशोक कुमार खेड़े वगैरह है, जो है ये गांधी के जो गद्दार जो है वो गांधी के इस चरित्र पर उनकी जो है उनकी घिघी बंद रहती है। और घिघी बंद रहती है। और फिर यानी इन पत्रकारों को, इस जीएनपीसी को क्या अधिकार बनता है, और उस गांधी को भी क्या अधिकार बनता है कि जो हमेशा अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी करता रहा, दलाली करता रहा, और जो है और उस अंग्रेजी सरकार के प्रति जो है वफादारी का, मोहब्बत करने का सार्वजनिक रूप से घोषणा भी किया। भारत के नवयुवकों को अंग्रेजी सरकार के वफादारी करके देश के खिलाफ गद्दारी करने के लिए जिसने वो भर्ती करवाया, उसको कौन सा नैतिक अधिकार बनता है कि वीर सावरकर जो कि मैंने 7-7 साल या 8-8 साल जो है वो यानी जो अंडमान निकोबार के काला पानी की सजा और घोर यातनाओं के साथ, निर्मम यातनाओं के साथ जो जेल काटे, इसको क्या अधिकार बनता है मोहनदास करमचंद गांधी को? क्या अधिकार बनता है इन गद्दार पत्रकारों को? और क्या अधिकार बनता है जेएनपीसी को? लेकिन ये सवाल ये गद्दार किस्म की बीजेपी ये सवाल वो कर सकती है? सिर्फ बीजेपी इस जेएनपीसी को बचाने के लिए एक बहुत ही हल्का, बहुत ही धोखेबाज वाला कि गांधी जी ने भी उनको क्षमा याचना के लिए कहा था। ये कितने गद्दार किस्म के बीजेपी वाले हैं इस गद्दार जेएनपीसी को बचाने वाले, और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के पक्ष में या उसको बचाने वाले। इसको हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, सभी आदरणीय जो है भारतीय आवाम बहुत अच्छी तरह से, बहुत गौर से देखें इसको। हमारे देश में एक बहुत बड़ी कमजोरी है। वो कमजोरी कहां से है? हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी कुछ तत्व हैं, ये कई बार भी बताया गया है और पुनः बताया जा रहा है। वो कट्टरवादी तत्व जो है, एक संस्था है पीएफआई, पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया, वह हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में वो कट्टरवाद को पैदा करती है। वो पीएफआई इस जेएनपीसी की, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी कॉकस की एक ब्रांच है, एक उसकी शाखा है। और ये इस बात से वो इस बात से प्रमाणित होता है कि जब भी चुनाव आते हैं विधानसभा के या लोकसभा के, तो पीएफआई के लोग इस जीएनपीसी के साथ, जीएनपीसी की सोनिया गांधी के साथ फोटो खिंचवाते हुए आपको दिखेंगे। और उससे भी बड़ा ये प्रमाण, सीए के नाम पर जब हिंसा हो रही थी, उस समय सीए ने 120 करोड़ बाहर से फंड मंगाया था। उसमें से अधिकांश फंड जो है जीएनपीसी के नेताओं को उस पीएफआई ने दिया था। और कपिल सिब्बल को उसने 75 करोड़ या 90 करोड़ दिया है, ये तो अखबारों में भी आया था। तो कहने का लंबे लुबाब सारांश ये है कि ये जो पीएफआई जो है वो जीएनपीसी की, कौन पीएफआई? जो कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में से कट्टरवादियों को पैदा करती है। वो जो है वो जेएनपीसी की एक शाखा है, उसी का एक डिजेनरेटिव फॉर्म है। तो और जितने भी कट्टरवादी किस्म के तत्व आपको मिलते हैं, कट्टरवादी हुए, हिंसक हुए, उपद्रवी जो भी तत्व मिलते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, वो जीएनपीसी के ही एजेंट है। इस तथ्य को भी पूरे देश के लोग, पूरे खास करके
हमारे हिंदू सनातन के लोग अच्छी तरह से जान लें कि वो जो कट्टरवादी तत्व हैं, जिनके लिए हिंदू सनातन की आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी तत्व पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन समाज को पर निशाना जो बनाते हैं, उनको लपेटते हैं। इसके लिए हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के लोग अच्छी तरह जान लें कि वो कट्टरवादी तत्व जो है वो जेएनपीसी के एजेंट हैं, कट्टरवादी, हिंसक और उपद्रवी, और उन्हीं से जो है वो नफरत भी फैलवाती है जेएनपीसी, उन्हीं के द्वारा उपद्रव भी करवाती है और उन्हीं के द्वारा जो है हिंसा भी करवाती है। इसलिए कम से कम हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो अच्छी तरह से अपने दृष्टिकोण को साफ कर लें कि जो है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को जो तत्व भी निशाना बनाते हैं, उनके इस दुष्प्रचार से जो है वो सावधान रहें। तो वही जो कट्टरवादी तत्व हैं, हाँ इतना जरूर है कि उसके बहकावे में, उन कट्टरवादी तत्वों के बहकावे में कुछ हमारे इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन समाज आ जाता है। ये कमजोरी तो है, कट्टरवादी तत्वों के बहकावे में हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन समाज आ जाता है। तो रोहिंग्या की बात को लेकर के आज़ाद मैदान में बहुत तोड़फोड़ हुआ और 8 लोग मर गए थे। और इसी प्रकार से भारत के बाहर कोई भी टर्की में कोई बात होगी, सीरिया में कोई बात होगी, कोई बात यहाँ पर ये सऊदी अरेबिया में होती, उसको बात लेकर के यही कट्टरवादी तत्व जो है भारत में इस तरह से अशांति, आंदोलन के नाम पर अशांति, विध्वंस वगैरह फैलाते हैं। और ये इतना ही दुख की बात है कि उन कट्टरवादी तत्वों के बहकावे में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को समाज आ जाता है। इस कमजोरी को यानी जो है दूर करने की जरूरत है। और भारतीय आम ताकत दल जब भी अपने भारतीय भाई बहनों के मैंने इस तबके में जाएगा, और हमारे कौन सा तबका, हमारे भारतीय समाज का, तो ये इस बात को अच्छी तरह समझाएगा कि कट्टरवादी तत्वों के बहकावे में आप मत जाइए, बात जरूर है। तो यही बीमारी आज़ादी की लड़ाई के वक्त में भी थी। जरा इसको ध्यान से जरा आप लोग सुनिए। 1919 के आसपास यही कट्टरवादी तत्वों का वो टर्की की कोई समस्या थी, कोई खलीफा की समस्या थी, उसको लेकर के भारत में इसी तरह के उपद्रव वो कर रहे थे, आंदोलन वो चला रहे थे। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी वो उन कट्टरवादी तत्वों द्वारा चलाए जा रहे वो खिलाफत आंदोलन को इसने राष्ट्रीय आंदोलन या आज़ादी की लड़ाई वाला आंदोलन का नाम दे दिया। ये गद्दारी है मोहनदास करमचंद गांधी की। फिर से सुन लीजिए, भारत में, अपने देश में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कुछ कट्टरवादी तत्व हैं, वो हमेशा जो है हमारे देश के बाहर की बातों को लेकर इसी देश में आंदोलन और अशांति और विध्वंस को फैलाते हैं। ये बात सही है, लेकिन उन कट्टरवादी तत्वों का हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से कुछ लेना देना नहीं है। इनकी कमजोरी ये है कि उनके बहकाव में आए जाते। बहकाव में तो मैंने आने की कमजोरी तो इनकी ही नहीं है, और लोगों की भी है। तो खैर उनको समझाने की जरूरत है। तो उसी प्रकार जो है कट्टरवादी तत्व जो है इस्लाम आस्था के, वो टर्की की बात को लेकर, टर्की खलीफा की बात को लेकर के भारत में आंदोलन वो चला रहे थे, और उसका नाम था खिलाफत आंदोलन। उस खिलाफत आंदोलन को ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दिया, और आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन का नाम दिया। कौन? गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। इसकी गद्दारी जरा देखिए। अब जब 24 मार्च 1931 को जो फांसी लगने वाली थी हमारे शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथ अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु को, तो ये बताया भी गया है कि जिनकी गवाही पर एक शोभा सिंह करके था,
उन्हीं की गवाही पर इनको फांसी हुई थी, हमारे शहीद आजम भगत सिंह। तो वो शोभा सिंह तो इस गद्दार जीएनपीसी के साथ मिल करके उसके रिश्तेदार केपी सिंह जो है रियल एस्टेट का इतने बड़े रियल एस्टेट के साम्राज्य का मालिक हो गया। केपी सिंह डीएलएफ वगैरह लोग जानते होंगे कौन, जिसने गद्दारी किया शोभा सिंह। और वो गद्दार शोभा सिंह इस गद्दार जीएनपीसी के वो शोभा सिंह के जच्चे बच्चे जो है गद्दार जीएनपीसी के द्वारा पूरे फूले गए और फैलाए गए, पाले गए। और उसी का एक नमूना है केपी सिंह जो कि रियल एस्टेट का साम्राज्य डीएलएफ के नाम से उसने स्थापित किया। तो इस जीएनपीसी की गद्दारी के तमाम माने वो मिसालें हैं उनकी वो करतूतों के। और उसी जिस शोभा सिंह की गवाही पर हमारे शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हुई थी, उसी का भतीजा कोई है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह बहुत चाहता था उस गद्दार इंदिरा गांधी का। तो खैर अब इस पर आ जाइए। तो जो फांसी लगने वाली थी हमारे शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु को 24 मार्च को देश जो है पूरा उबल गया था कि भाई इनकी फांसी बिल्कुल नाजायज है और ये फांसी जो है वो रुकनी चाहिए। सभी लोग जानते हैं कि ये अंग्रेजी सरकार का चमचा है, ये मोहनदास करमचंद गांधी जो गद्दार है जो है। तो भाई लोग कहते थे भाई कि गांधी जाकर के जो वायसराय है लॉर्ड इरविन से बात करके कम से कम इन लोगों की फांसी को रुकवा दे। और ये तैयार भी नहीं था। और देश में मैंने बताते हैं कि उसमें तो मोबाइल भी नहीं था, फोन भी नहीं था, वो चिट्ठियां ही थी। मैंने बोरा भर कर तमाम चिट्ठियां जो है वो यानी इन अमर शहीदों के पक्ष में कि इनकी फांसी रोकी जानी चाहिए, तमाम चिट्ठियां आ रही थी देश भर से। तो कांग्रेस में भी काफी दबाव, काफी लोग जो है इस पक्ष में हो गए थे कि इनकी फांसी रोकी जानी चाहिए। ये जो है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ये बहाने बना रहा था, यानी लॉर्ड इरविन से न मिलने के लिए, न जाने के लिए तमाम बहाना बना रहा था। और कई बहाना बना, वो कह रहा था कि फांसी रोकने की क्या जरूरत है, यदि एक भगत सिंह जाएंगे तो 100 भगत सिंह पैदा हो गए। तो हम इस तरह के उत्तर को पब्लिकली वो दे रहा था ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन जब देखा कि कांग्रेस की ओर से ही दबाव है, कांग्रेस के लोग भी जो है इस बात को समझ गए थे कि भाई कि ये इतना बड़ा रोष जनता में है तो कौन सी राजनीति वो कर पाएंगे। तो जब कांग्रेस की ओर से भी दबाव आया कि नहीं भाई ये मोहनदास करमचंद गांधी जाकर के वायसराय लॉर्ड इरविन से बात करे, तब ये किसी तरह से गया और वहां जाकर के क्या किया, ये पूरे देश के लोग और ये गद्दार जो है जीएनपीसी भी जान ले, हमारे देश के लोग भी जाने, और गद्दार ये जो पत्रकारों का गिरोह है, जो लुटियन पत्रकारों का गिरोह है वो भी सुन ले, देश भी जान ले। वहां जाकर के ये कहता है ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, जबकि देश ने भेजा था कि तुम फांसी रोको, वहां जाकर के क्या कहता है, इसको जरा ध्यान से आप लोग सुनिए। वहां कहता है कि अरे भाई ये भगत सिंह वगैरह तो जनता में बहुत लोकप्रिय है, जनता इनको बहुत चाहती है, और यदि फांसी वगैरह इनको हुई तो बहुत बड़ी अशांति फैल जाएगी, बहुत बड़ा विप्लव, बहुत बड़ा विध्वंस, बहुत बड़ा टर्मोइल फैल जाएगा जिसको आप काबू नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यह है कि जो फांसी इनको सुबह लगने वाली है आप शाम को ही लगा दीजिए, चुपके किसी को पता भी नहीं चलेगा, और तब तक जो है आप वो कंट्रोल कर लेंगे। तो सारांश में यह कि यह यानी देश इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को भेज रहा था कि तो फांसी रुकाओ,
और ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जाकर के उन अमर शहीदों को, जिनको रुकवाने के लिए पूरा देश इसके कह रहा था कि जाकर फांसी रुकवाओ, ये कह रहा है कि 12 घंटे पहले मार दो। तो आप लोगों ने गद्दार, इस देश के गद्दार, वो जयचंद को सुना होगा, मीर जाफर को भी सुना होगा। जब ये सब इन तथ्यों से आप जब वाकिफ होंगे तो आपके मन में जरूर ये बात आएगी कि जयचंद की जो गद्दारी थी, मीर जाफर की जो गद्दारी थी, वह इस गांधी की गद्दारी के आगे बहुत ही छोटी है, बहुत ही बौनी है। किस स्तर का ये गद्दार था ये मोहनदास करमचंद गांधी कि जिन अमर शहीदों को की फांसी रुकवाने के लिए पूरा देश उसको भेज रहा है, उसको जाकर के 12 घंटा पहले ही यानी मार देने की सलाह दे रहा है ये मोहनदास करमचंद गांधी। इसको देश के लोग अच्छी तरह से जाने, देश के लोग इस जीएनपीसी से सवाल करें, देश के लोग ऐसे बौद्धिक वर्ग से सवाल करें, ऐसे इतिहासकारों से भी सवाल करें, और इस गद्दार पत्रकारों से जो मैंने नाम बताया है, ये आशुतोष, मुकेश कुमार, वो अमरीश कुमार, अशोक वानखेड़े, आलोक जोशी, और इतना ही नहीं, वो जो इन पत्रकारों का और लुटियन पत्रकारों का गिरोह, और इतना ही नहीं, वो 2-3 किस्म के वो इतिहासकार भी चमचा किस्म के बुला लेते हैं। एक है राम पुनियानी, दूसरा है वो ये शमसुल इस्लाम, तीसरा है वो इस्तिहाक खान, ये सब चमचे किस्म के, और इरफान हबीब, और कभी कभी वो मृदुला मुखर्जी, रोमिला थापर, इस टाइप से बुलाता रहता है। एक विनती है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कि इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रसारित करवाइए, जिसको उसको वायरल करते हैं, तभी इसकी जो है सार्थकता होगी। तभी इस देश में इतने झूठ, इतनी अफवाह, देश के गद्दारों के पापों को ढकना, देश के गद्दारों का एक झूठा महिमा मंडन, उनकी बटैती, उनकी बैलेंड्री चल रही है, और जो देश की चिंता कर रहे हैं वो जो है बैकबर्नर में, बैकग्राउंड में जो है वो उनको ढकेला गया है एक साजिश के तहत। तो कम से कम हमारे भारतीय भाई, आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, हम अपनी आदरणीय भारतीय आवाम से विनती है कि ये वीडियो जो है भारतीय जनता दल का, और जो कि कम से कम 7 से 7.5 की संख्या में ये पहुंचने जा रहा है, इसको अधिक से अधिक वो जनता में पहुंचवाएं। भारतीय जनता दल के पास साधन होगा तो ये भी अब अपने तरीकों से, अपने साधनों से इसको पहुंचवाएगा। लेकिन आप भी ये परम राष्ट्रीय कर्तव्य भी है, और ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई, दूसरी आज़ादी की जंग भी है। तो इसको अधिक से अधिक पहुंचवाइए, और इसीलिए कभी कोई उपहास भी करता है कि यार इसकी व्यूअरशिप जो है मुश्किल से 4-5-9 के आसपास है, तो इतना कीमती बात इसमें डाली जाती है, और ये सब जैसे गद्दार आकर के इसका उपहास करते हैं कि इसकी व्यूअरशिप तो कुछ है ही नहीं, जनता इसको चाहती नहीं है, इस टाइप से। तो खैर, जनता में किस प्रकार से जा रहा है ये भी हमको मालूम है, लेकिन डायरेक्ट जो है इसकी व्यूअरशिप जो है यहाँ भी होनी चाहिए, ताकि इस तरह के लोगों का भी मुंह बंद किया जा सके, बंद भी किया जा सके, और प्लस इसका प्रचार होना जो है उससे ज़्यादा अधिक जरूरी है। तो ये गद्दारी जो है लोग देख लें। और जब मैंने कांग्रेस के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है,
वो फिर गद्दारी करता है मोहनदास करमचंद गांधी। और बीच बीच में कैसे ऐसे गद्दार, ये जब मैं जवाहरलाल नेहरू को जानता था कि ये बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी है और इसी को आगे करता रहा। कई ऐसे मौके आए हैं कि सरदार पटेल भी कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते थे और कम से कम उनको जो है वो राष्ट्रभक्ति देशभक्ति के माहौल में उनको ढाल सकते थे। उनको दरकिनार कर, मैंने 1946 के पहले ही दरकिनार करके ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी बराबर जो है वो इसको जवाहरलाल नेहरू को, और जवाहरलाल नेहरू को आगे करने के लिए उसका जो पिता था गद्दार मोतीलाल नेहरू, वो भी आगे करता था। तो और जिस तरह का से इन्होंने इतिहास भी लिखा है वो सिर्फ गद्दारों की महिमा मंडन है उसमें, इसलिए उसको उसी प्रकार जो है कूड़ेदान में डालने की आवश्यकता है। और वो गद्दार किस्म के, चाटुकार किस्म के मैंने जो इतिहासकार हैं उसका नाम भी आप सुन लीजिए। सबसे बड़ा चाटुकार कौन है? विपिन चंद्रा, जिसको पढ़ करके लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और विपिन चंद्रा है, रामचंद्र गुहा, रोमिला थापर, मृदुला मुखर्जी और ये इरफान हबीब, इस टाइप से हैं सब। रामशरण शर्मा, ये सब हैं बिल्कुल चाटुकार किस्म के इतिहासकार। और ये जो विपिन चंद्रा था, ये विपिन चंद्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। और यानी जब वो एनबीटी का, नेशनल बुक ट्रस्ट का चेयरमैन, यानी इन्हीं जो गद्दार जीजेपीसी वालों के द्वारा वो बनाया गया था, तो उसी के पद पर रहते हुए ही उसकी मृत्यु हुई थी। एनबीटी का चेयरमैन था वो मरते वक्त। तो किस तरह से देश के गद्दारों को कोने कोने पर, नके पर एज ए टेंटेकल सब बिठाए हुए हैं। माहौल जो है इन सबों ने पूरा, ये जितनी भी मैंने वो अथॉरिटेटिव जो पोजीशंस है, इस पर जेएनपीसी ने अपने लोगों को जो गद्दार किस्म के उसको वो बिठाया हुआ है। इसमें तो यानी कोई शक है ही नहीं। तो खैर अब इस पर आ जाइए। तो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव 1939, इसके पहले 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मत से हुआ था। उसमें हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष चुना था। और उस वक्त जो है कांग्रेस अध्यक्ष सिर्फ 1 साल के लिए बनता था। और जो उनका प्रयास था हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, वो कांग्रेस को भी एक देशभक्त ताकत के रूप में, एक फोर्स के रूप में वो ढालना चाह रहे थे, जो कि उनका प्रयास था। लेकिन वो कांग्रेस तो बनाई गई थी मुखबिर और दलाली के लिए, अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी और दलाली के लिए। उसको ये ढालना चाह रहे थे वो देशभक्ति के सांचे में, ढांचे में, जो भी है। तो अब ये द्वंद्व चलता रहा 1 साल। तो जेएनपीसी के जो चमचा मंडली थी, जो उसके कोहार्ट्स थे और जो उसके प्रोटीज और स्टूजेज थे, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के उसकी जो चमचा मंडली थी, उसने बिल्कुल मन में ठान लिया कि यदि अगली बार मतलब 1939 में चुनाव होता है तो सुभाष बाबू को, सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनने देना, ये मन में ठान लिया। और ये किसने सिखाया? गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने जो कांग्रेस के अंदर जो चमचे बैठे हुए थे उनको सिखाया। और तो इन सबों ने ठान लिया कि अब की बार यदि होता है तो दोबारा वो किसी भी तरीके से
सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष को नहीं बनने देना है। इस प्रकार की साजिश इन्होंने किया। तो पहले से ही एक वो हल्ला करना शुरू किया कि इस बार जो है सर्वसम्मत वाली शैली से चुनाव नहीं होगा। अब इस बार इन्होंने ये सोचा कि ये सर्वसम्मत वाली बात आ गई तो फिर से जो है वो सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे, तब इनकी साजिश जो है वो फेल हो जाएगी। तो इन सबों ने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष न बनने देने के लिए एक चाल चली कि भाई अब वो जो चाल ये चली कि हल्ला करने लगे कि वो अब इस बार जो है सर्वसम्मत वाला फार्मूला नहीं चलेगा, अब जो है कंटेस्ट होगा, माने चुनाव होगा। तो यूं सबने सोचा कि जब चुनाव होगा तो हम अपना कैंडिडेट वो खड़ा करेंगे, प्रचार करेंगे और सुभाष बाबू को हरा देंगे। ये साजिश जो है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी अपने जो है उच्च चमचा मंडली के द्वारा किया। तो इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने एक कैंडिडेट खड़ा किया, उसका नाम था सीताभिरमैया पट्टाभिरमैया। सीताभिरमैया पट्टाभिरमैया एक कैंडिडेट खड़ा किया सुभाष बाबू के खिलाफ। अब इन समूह ने कांग्रेस में बहुत ही दुष्प्रचार किया सुभाष बाबू के खिलाफ, और इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने तो अपनी पूरी राजनीतिक प्रतिष्ठा को ही दांव पर लगा दिया। ये घूम घूम करके प्रचार करता रहा कि सीताभिरमैया पट्टाभिरमैया की हार मेरी हार है। लेकिन तब भी जो इज्जत थी हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, वो जो है उसके आगे जो है वो टिक नहीं पाया, और इसका पूरा दुष्प्रचार, इसकी पूरी साजिश को नाकाम कर दिया हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और उसके खड़ा किए गए साजिशन जो है, जो उम्मीदवार थे सीताभिरमैया पट्टाभिरमैया को उन्होंने शिकस्त दी और उसको हराया, और इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब देखिए, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी यही रुकती नहीं है। आगे देखिए, तो जब वो अध्यक्ष बनने के बाद जब अपनी कार्य समिति को गठित करना था, तो फिर ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी अपने एक चमचा कौन था, गोविंद बल्लभ पंत के जरिए एक लंबी सूची लेकर के भेजा इनके पास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास। कहा तो वो चमचा गोविंद बल्लभ पंत कर रहा है कि बापूजी की ये इच्छा है कि आपकी कार्य समिति में इनको भी शामिल किया जाए। वो लिस्ट देकर के हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भांपने में जरा भी देरी नहीं लगी कि पिछला एक साल तो कैसे भी संघर्ष में बीत गया, क्योंकि वो चाहते थे कांग्रेस को देशभक्ति के माहौल में, देशभक्ति के जज्बे में, देशभक्ति के सांचे में उसको माउल्ड करें, उसको ढालें। लेकिन वो तो स्थापित की गई, लेकिन वो तो बनाई गई थी अंग्रेजी सरकार के मुखबरी और दलाली के लिए। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई एक साल तो कैसे भी कट गया, लेकिन फिर ये जो साजिश ये शुरू कर रहा है, तो फिर ये हमको देशभक्ति की शैली से और राष्ट्रभक्ति की शैली से जिस शैली से वो काम करना चाहते थे और कांग्रेस को भी ले जाना चाहते थे, अब ये बार बार ये कांटे उपस्थित करेगा और भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। तो अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए, प्रतिष्ठा के अनुरूप जो है मैंने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत करके भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो डर के नहीं कि जो उनकी प्रतिष्ठा थी और भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, और फिर वो चले गए बंगाल प्रदेश कांग्रेस में। बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, बंगाल पीसीसी में भी कुछ इसी तरह की साजिश की गई
और फिर उनको पूरा वो कांग्रेस को ही जो है वो छोड़ना पड़ा। और इसके बाद फिर वो सुभाष बाबू ने फैसला लिया, उन्होंने देश ही छोड़ दिया और देश के बाहर उन्होंने संगठित किया आज़ाद हिंद फौज को और किस तरह से अंग्रेजों को शिकस्त किया। आज़ाद हिंद फौज 1945 के आसपास अंग्रेजी सेना को, माने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना को हराते हुए रंगून से ये कोहिमा, जो कि नागालैंड की इस समय राजधानी है, वहां तक आ गई थी। और अंग्रेजों को पूरा भय हो गया था कि यदि सुभाष चंद्र बोस को रोका नहीं गया तो यह जो है वो हराते हुए पूरे भारत पर वो कब्जा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये चाल चली उसमें 1945 के आसपास कि ये टेलीग्राम सब भेजने लगे। अमेरिका से भी टेलीग्राम आ रहे थे और ब्रिटेन से भी टेलीग्राम है, इसलिए कि इसके अलावा और कोई साधन था नहीं, फोन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ जो है वो एक ही माध्यम था संचार का, टेलीग्राम। उस टेलीग्राम में जो संदेश आते थे इन दोनों गद्दारों को, मोहनदास करमचंद गांधी को भी और जवाहरलाल नेहरू को भी, इन दोनों गद्दारों को कहाँ से, इंग्लैंड से भी आते थे और अमेरिका से भी आते थे। वो टेलीग्राम में यह लिखा होता था कि सुभाष चंद्र बोस को भारत में प्रवेश, यानी भारत में आगे बढ़ने से रोको, और यदि तुम नहीं रोक पाओगे, यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस नेहरू की क्या विसात है, गांधी के भी राजनीतिक जीवन पर जो है वो ग्रहण लग जाएगा। इस तरह की धमकी होती थी और बात सही भी है। सुभाष चंद्र बोस यदि आ गए होते तो ये सब उड़ गए होते, देश के गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू वगैरह। तो यही बात वो कह रहे थे, अमेरिका वाले भी और ब्रिटेन वाले भी, टेलीग्राम के जरिए। और कब, जबकि आज़ाद हिंद फौज भारत को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना को हराते हुए, परास्त करते हुए रंगून से कोहिमा आ गई थी। तो अब इसका परिणाम क्या हुआ? ये जो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी है, जिस प्रकार वो गद्दारी किया था 1913 के आसपास, 1913 या 1912 जो भी है, उसने सार्वजनिक रूप से घोषणा किया कि मैं अंग्रेजी सरकार से मोहब्बत करता हूं और भारत के नवयुवकों को भी अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी दिखानी चाहिए। ये बोल करके वो भारत के नवयुवकों को अंग्रेजी सेना में प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के लिए भर्ती कराने के लिए इस तरह का वो वक्तव्य दिया था इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। तो फिर वो वैसा ही जो है वो 1945 के आसपास इसने रेडियो पर, उसमें रेडियो चलती थी, या ऑल इंडिया रेडियो या रेडियो चलती थी, रेडियो पर फिर इसने इसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने भारतीयों को आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ, कौन आज़ाद हिंद फौज, जो भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों को हराते हुए वो रंगून से कोहिमा आ गई थी और आगे बढ़ रही थी, उस आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ने के लिए ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी भारतीयों को और वो भारतीय जो कि अंग्रेजी सेना में थे, दोनों को वो भड़काया है ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। इसको इसी गद्दारी जरा देखिए। दूसरी ओर ये गद्दार जो है ये जवाहरलाल नेहरू, और इसके बाद जो है चूंकि मैंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब ये अमेरिका ने नागासाकी में और हिरोशिमा में जब परमाणु बम गिराया तो लगभग वो बिल्कुल घुटने पर आ गया
जापान बिल्कुल धराशायी हो गया और उसके बाद जर्मनी भी डाउन हो गया, तो फिर वो सीधे जो है वो सहायता के लिए वो रूस की ओर निकल पड़े। ये तथ्य कुछ इस किस्म के भी हैं। तो जब रूस की ओर वो रुख किए वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसकी, अच्छा, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की खोज ये ब्रिटेन वाले और अमेरिका की खुफिया पूरी लगी हुई थी, और ये भी बहुत कड़ी नजर रखे हुए था गद्दार जवाहरलाल नेहरू कि उसका माने उसका राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी को मानता था ना, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानता था। तो यह भी पूरी नजर रखता था कि कहां गए। तो फिर उसको अमेरिका की खुफिया एजेंसी से खबर मिली कि अरे भाई, तुम्हारा दोस्त माने व्यंग, तुम्हारा दोस्त जिसको तुम खोज रहे हो वो रूस के पास टहल रहा है। तब रूस के शासकों से मिल करके और रूस या साइबेरिया के घने जंगलों में, और उन घने जंगलों में बहुत बीहड़ किस्म के, बहुत दुरूह किस्म के वो जेल बने हुए हैं, और उन जेलों में जब कैदी एक बार बंद हो जाता है वो काला पानी की तरह है, तो फिर वो बाहर नहीं निकल पाता, सीधे वो ऊपर ही जाता है। उन्हीं किसी जेल में हमारे परम आदरणीय और राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बंद करवा करके निर्मम यातनाओं के साथ ये मरवा दिया। ये खबर है, लेकिन अब इसको सरकार जांच करा करके कि इसको प्रमाणित करे और देश को बताए ये काम रह गया है। इसी काम के लिए तो जो है देश ये जो हमारे जो नकली राष्ट्रवादी हैं हमारे मोदी जी से उम्मीद कर रहा है, लेकिन ये उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। ये देश के गद्दारों को बचाने वाले, उनका साथ देने वाले हैं ये मोदी जी। तो इस तरह से मरवाया हो। अब इतनी बड़ी साजिश करके ये जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरवाया, इतनी बड़ी साजिश की ओर लोगों का, खासकर भारत के लोगों का, भारत में किसी का भी ध्यान इधर न जाए, एक दूसरी कहानी बनवाया, एक दूसरी झूठी कहानी इसने रचवाया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। वो कहानी ये थी कि नेताजी तो जापान से रंगून आने के लिए, भारत आने के लिए हवाई जहाज से वो जापान से चले थे, और उनका जहाज ताइवान या फार्मूसा के पास वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसी दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। इस तरह की कहानी वो बनवाया, झूठी कहानी वो रचवा कर बनवाया और इसी का प्रचार करवाया। और यही नहीं, उस कहानी पर देश विश्वास करे, यकीन कर ले, उसको सही मान ले, उसको सत्य मान ले। इसने जो है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा, इंक्वायरी कमीशन के द्वारा उस पर ठप्पा भी लगवाया। पहला जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वो शाहनवाज कमीशन ऑफ इंक्वायरी के द्वारा ठप्पा लगाया गया कि हाँ भाई, वो नेताजी की मृत्यु जो है वो हवाई जहाज दुर्घटना में हुई थी। पहला ठप्पा उसने लगवाया, शायद 1948 के आसपास। दूसरा ठप्पा जो है उसकी जो बेटी थी गद्दार इंदिरा गांधी ने, वो 1970 के दशक में वो खोसला रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, वो भी इसी तरह की कहानी पर ठप्पा लगाया कि वो नेताजी की मृत्यु जो है वो हवाई जहाज दुर्घटना में हुई थी। लेकिन देश बेचैन था सत्य जाने कि ये सब दाल में काला क्या कि दाल ही पूरी काली है।
ये संदेह था। तो देश बहुत बेचैन था, और जब वो कुछ माहौल उसको मिला, जब ये सत्ता से हटे एनपीसी वाले, तो एनडीए की सरकार थी, और फिर पटना हाई कोर्ट में फिर केस लगा, किसने इन्हें सब जांच करवाई। तो पटना हाई कोर्ट ने एनडीए सरकार को आदेश दिया कि भाई देश जानना चाहता है कि देश को इस बात से संतुष्टि नहीं है। तो तीसरा जो है जांच आयोग, मुखर्जी कमीशन, मुखर्जी साहब जो है वो भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे, और उस मुखर्जी कमीशन ने बहुत परिश्रम किया, और उसने जो उपसंहार दिया, जो कंक्लूजन दिया, जो सारांश दिया अपने जांच रिपोर्ट का, उसने ये कहा कि नेताजी की मृत्यु हवाई जहाज दुर्घटना में जो हुई है, ये जो कहानी है, ये सत्य नहीं है, ये झूठी कहानी है। इससे देश को, हमारे देश को और तमाम देशभक्तों को बहुत बड़ी राहत हुई कि कम से कम इसका पर्दाफाश हो गया कि ये जो कहानी झूठी बना रहे थे कि नेताजी की मृत्यु जो है वो हवाई जहाज दुर्घटना में हो गई, उससे पर्दा उठ गया। लेकिन हमारे परम आदरणीय सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, आधिकारिक रूप से, सरकारी रूप से अभी देश को जानना बाकी है। तो इतने बड़े गद्दार थे, और यही नहीं, वो मरवाने के बाद ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस की परिवार पर जासूसी करवाता रहा जब तक जिंदा रहा। यानी 1964 में जो मरा है तब तक सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर जासूसी करवाता रहा कि आखिर उनके वो मरवाने के बाद उनका परिवार किससे मिलता है, लोग किससे मिलते हैं, लोग क्या बातें करते हैं। ये गद्दारी किया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने, और भी गद्दारियों का है। इसके बाद, और इससे भी उसको मन को ठंडक नहीं मिली, और उसके मन में आशंका थी कि भाई पता नहीं कहां से, किसी ओर से वो सुभाष बाबू भारत में आ जाए। तो इसके भी इंतजाम के लिए उस लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उसमें गवर्नर जनरल था 1947 के आसपास, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन से मिल करके एक दस्तावेज तैयार करवाया सरकारी, जिसमें कि वो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि राष्ट्रभक्ति के को लेकर के ये हमारे भारतीयों के दिलों में सबसे बड़े आदर्श हैं, सबसे बड़े आदर्श, उनके बराबर कोई नहीं है। उसको ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करने वाला दस्तावेज बनवाया। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू वो लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि गवर्नर जनरल से मिल करके, ये पूरा देश जाना है, पूरा देश जो है इस गद्दार जेएनपीसी से पूछे, जेएनपीसी के हर एक जो है उसके नेता से, और जो राहुल गांधी गद्दार है उसे भी पूछे, और बीजेपी वालों से भी पूछे, ये भी गद्दारी करते हैं, ये भी जवाहरलाल नेहरू की पूजा करते हैं, ये भी उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की पूजा करते हैं, पूछे उनसे। और देश विभाजन में तो गद्दारी की इन सबों ने हद कर दी, सिर्फ सत्ता के लिए। जैसा कि चूंकि ये एपिसोड लंबा भी हो सकता है, इसका मजमून बता रहा हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1945 में खत्म हो गया था, तभी से ये और खत्म हो गया था, और द्वितीय विश्व युद्ध में वो टूट भी चुके थे। और आजाद हिंद फौज की इनकी जो कुर्बानी शहादत हुई अपने देश को आजाद कराने के लिए, उस कुर्बानी और शहादत से प्रेरित होकर के वो अंग्रेजों की जो सेना थी, चाहे नौसेना हो, मैंने जल सेना या नौसेना, और भी सेनाओं में बगावत, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई थी। किससे? आजाद हिंद फौज की कुर्बानी और शहादत से प्रेरित होकर के। इससे अंग्रेज जो है और डर गए थे,
और इसको प्रमाणित कौन करता है कि उस समय जिसने माने कि भारत, हालांकि इसको सब आज़ादी कहते हैं, आज़ादी तो थी नहीं, 15 अगस्त 1947 वाली आज़ादी थी ही नहीं। ये भारत के अभिलेख में भी लिखा है, ये भारत के अभिलेख में कोई भी जो संग्रहालय या म्यूजियम में जो रखा गया दस्तावेज, उसमें आज़ादी तो लिखा ही नहीं है। वो लिखा है यानी सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर। तो जिसने ट्रांसफर ऑफ पावर को माने का जो अधिनियम या एक्ट जिसने पास करवाया, ब्रिटेन का वो प्रधानमंत्री माने क्लेमेंट एटली ने, वो जब भारत आया था 1955 के आसपास, जबकि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था बल्कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर था, तो उससे मिलने गए थे जस्टिस फणिभूषण चक्रवर्ती। और फणिभूषण चक्रवर्ती जो है चीफ जस्टिस भी थे वो कलकत्ता हाई कोर्ट के, और जो है माने वो एक्टिंग गवर्नर थे ये पश्चिम बंगाल के। तो एज ए कर्टसी वो मिलने गए थे क्लेमेंट एटली से। तो क्लेमेंट एटली जो है इस बात को कहा था कि ये सवाल किया था, फणिभूषण चक्रवर्ती ने सवाल किया कि साहब ये बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध भी आप जीत चुके थे, और ये जो कांग्रेस वाले हैं ये चोट खा करके अपने घरों में अपने घाव को जो है वो सहला रहे थे, आराम वो फरमा रहे थे। मतलब कि आंदोलन नाम की चीज बिल्कुल जो 1942 में ये शुरू किया था गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, भारत छोड़ो वाला, बहुत उसका हाइप दिया, बहुत उसका मैंने उसको प्रचार दिया कि करो या मरो, पता नहीं क्या क्या था, वो लगभग समाप्त हो गया। तो कांग्रेस का आंदोलन भी समाप्त हो गया था कि कांग्रेस के लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, अपने गांव को सला रहे थे। तो कोई विरोध नाम की कोई चीज नहीं थी, और द्वितीय विश्व युद्ध आप जीत ही चुके थे। तो कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि जो कि आप भारत छोड़ने का मन आप लोगों ने बना लिया था। ये सवाल जो है फणिभूषण चक्रवर्ती जो कि पश्चिम बंगाल के एक्टिंग गवर्नर थे, उन्होंने क्लेमेंट एटली, जिसने कि वो ट्रांसफर ऑफ पावर 15 अगस्त 1947 वाला प्रधानमंत्री के रूप में उसने अधिनियम जो है वो पास करवाया था। क्लेमेंट एटली ने कहा कि अरे वो जो आज़ाद हिंद फौज थी, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, तो उसकी जो कुर्बानी हुई, उसकी माने जो शहादत हुई उस सेना की, और खास करके देखिए एपिसोड कुछ थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन सुन लीजिए, आगे आने वाले एपिसोड में स्पष्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो आज़ाद हिंद फौज की शहादत से प्रेरित होकर के रॉयल इंडियन नेवी में जो बगावत होगी, और उसको देख करके और भी थल सेना आर्मी में बगावत शुरू हुई। इससे जो है अंग्रेज सरकार थोड़ा डर गई, दहल गई, और उसने छोड़ने का मन बना लिया। और भी इसको आगे जो है विस्तार से बताया जाएगा। तो देश के खिलाफ ये गद्दार जो है, जब ये मैंने मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जो है जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों का बहुत बड़ा चिट्ठा है या प्रमाण है, ये मिसालें तमाम है। बस देश को जानना वो जरूरी है। और ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई का ये दौर है। जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं, जितने भी समाज को विखंडित करने वाली ताकतें हैं, जिनकी पहचान हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने कर ली है काले अंग्रेजों के रूप में, उनको नस्ल नाबूद करना है भारतीयता के आधार पर, एक होकर के ईवीएम मशीन पर। इस चीज़ को मन में बिठाइए, और इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।